दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों साथ ही ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 11। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन है आपके शोध प्रारूप, स्वत्वाधिकार यानी कॉपीराइट, पेटेंट नीति या डेटा शेयरिंग नीति। तो सही उत्तर है दोस्तों, शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शोध प्रारूप में शामिल नहीं होते हैं। शोध प्रारूप या थेसिस फॉर्मेट के लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं, जबकि डेटा शेयरिंग, पेटेंट और कॉपीराइट के लिए आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, वाणी यानी स्पीच की बजाय आवाज यानी वॉयस के पहलुओं को जाना जाता है किस रूप में? शारीरिक भाषा के रूप में, वैयक्तिक भाषा के रूप में, पराभाषा के रूप में या वितरण भाषा के रूप में? तो सही उत्तर है दोस्तों, वाणी यानी स्पीच के बजाय आवाज के पहलुओं को पराभाषा के रूप में जाना जाता है। पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज। दोस्तों पराभाषा जो पैरा लैंग्वेज है, संप्रेषण की ऐसी युक्ति है जो कि आवाज़ के सतत अर्थों को काफ़ी हद तक सुधारने का कार्य करती है, और ये संचार के मौखिक तत्वों के अंतर्गत आता है जो अर्थ को संशोधित करने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार व्यवस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है? ऑप्शन है सिस्टम एकीकरण, सामयिक विघटन, मनोवैज्ञानिक विघटन या स्थानिक एकीकरण। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रौद्योगिकी जैसे जैसे परिवर्तित हो रही है, यानी परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण सिस्टम इंटीग्रेशन यानी सिस्टम एकीकरण की घटना जो है घटित हो रही है। और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ने आज जानते हैं कि संचार को बहुत आसान बना दिया है। नई खोजें हो रही हैं, संचार में जुड़ाव हो रहा है, और इन सभी टेक्नोलॉजी और संचार व्यवस्थाओं के कारण सिस्टम एकीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होता है? पुस्तकें, अनुसूचियां, साक्षात्कार या प्रश्नावली? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्राथमिक समंकों में पुस्तकें यानी बुक्स शामिल नहीं होती हैं। प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार प्राथमिक समंक में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? अब ऑप्शन है आपके कोहोर्ट स्टडी, केस स्टडी, पैनल स्टडी या ब्लाइंड स्टडी। तो सही उत्तर है केस स्टडी। दोस्तों ऐसी शोध विधि जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में भी लागू होता है, उसे केस स्टडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? ऑप्शन है आपके मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट या मेल मर्ज। तो सही उत्तर है मेल मर्ज। मेल मर्ज हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। और आप जानते हैं एमएस वर्ड जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट का विशिष्ट उत्पाद है, जिसके माध्यम से वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट को खोलने, बनाने और उसमें संशोधन करने तथा भेजने और प्रिंट निकालने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबैट रीडर? तो सही उत्तर है मोजिला फायरफॉक्स दोस्तों ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है, और 2004 से मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है, और ये मूलतः विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, जिसके माध्यम से वेब ब्राउजिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई उपयोगकर्ता जो है उसमें सुधार, बदलाव, जुड़ाव अथवा उनका पुनः वितरण कर सकता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन निवेश यानी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है आपके माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या मॉनिटर। तो सही उत्तर है मॉनिटर। दोस्तों, मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को डेटा या निर्देश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। मॉनिटर के द्वारा डेटा और इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। तो सही उत्तर है 8 बिट्स शामिल होते हैं कंप्यूटर के एक बाइट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेह में जो है मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। और 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विज्ञान केंद्र देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। तो लद्दाख में है लेह दोस्तों, वहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो लियोन मेंडोका दोस्तों ये गोवा के हैं और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड? तो सही उत्तर है दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में स्थित है। कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटियों को ये जोड़ता है और ये पीर पंजार श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग। ADB दोस्तों, ए अलकनंदा, बी भागीरथी, इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से दोनों नदियों को संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है और यहाँ से दोस्तों इनको गंगा के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं 1986 में। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है वाल्टर जी रोसेन। दोस्तों देखिए, प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में रेमंड F डैशमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंस काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले WG रोसेन ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों 21 मार्च 1994। देखिए 21 मार्च 1994 से संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जो है विश्व के 197 देशों द्वारा रेटिफाइड है। तो याद रखिएगा 21 मार्च 1994 को संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी तट। तो सही उत्तर है पश्चिमी तट। दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा यानी सोन, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी हैं। पश्चिमी तट जो है यहाँ से दोस्तों भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी है? तो सही उत्तर है दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाया जाता है। इसलिए दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर जो उसकी रिपोर्ट है उस पर टीका टिप्पणी करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। और दोस्तों उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। दोस्तों परमादेश के द्वारा जो है ये मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों को नहीं। ऑप्शन ए आपका सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 ए। दोस्तों अनुच्छेद 43 ए राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा अवस्थानों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है? तो देखिए ऑप्शन ए आपका सही है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। और संविधान के अनुच्छेद 137 या 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए निर्णयों के आदेश के पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वाधार योजना क्या है? तो सही उत्तर है, स्वाधार योजना जो है ये कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं से संबंधित है और भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा और अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो सही उत्तर है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन के युग से जुड़ा हुआ है और 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन जो हैं ये सामाजिक सुधार और जो है सामाजिक सुधार, शिक्षा के विकास और देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए थे और तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे। इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुधार करना था, लेकिन इन तीनों ही संगठनों ने देशवासियों के अंदर देशभक्ति के विकास में सहायता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर.सी. मजूमदार और पी.ई. रॉबर्ट्स। तो सही उत्तर है आर कोपलैंड। दोस्तों ये कथन आर कोपलैंड या आर कोपलैंड का है कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संसद थी, लेकिन कोपलैंड महोदय ये कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और उसका गला घोटने का प्रयत्न किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? न्यायपालिका, राजस्व प्रशासन, शिक्षा या पुलिस प्रशासन? तो आप जानते हैं सैडलर आयोग जो है दोस्तों 1917 में बना था, 17 सैडलर आयोग, और ये शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? पुरुष और नारी का योग, इसके अलावा देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सम्मिलित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में चल पड़ी थी। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास यानी CR दास थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है? तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में आईटी पहल और परिवर्तनकारी सुधारों के लिए दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं दोस्तों RS शर्मा। देखिए दोस्तों, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं और इस पद पर वह इंद्रभूषण का स्थान लेंगे और NHA की स्थापना आयुष्मान भारत योजना के जो है क्रियान्वयन करता है और 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का जो प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और ये आपके आगामी आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट JRF यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।